हम लोगों ने लेटेस्ट कंसाइनमेंट चैप्टर फिनिश कर लिया। आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 ट्राई कर लिया बेटा? कर लिया? चलिए, कोई डाउट थोड़ी है उसमें? बोलो। वन पैक मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट एड एक्सपेंसेस, कैरेज का खर्चा पर यूनिट 100 रुपये है ना। एक पैकेट कितने रुपए का है? एक काम करते हैं, मैं जब क्लास छोड़ के जाऊंगा तब मेरे को बोलना, ठीक है? सो हम लोग फिर नया चैप्टर शुरू करें। लिखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये टॉपिक आपने सबसे पहले क्लास 11 में डिस्कस किया था। क्या बोलेंगे इस चैप्टर को, टिपिकल और इजी? थोड़ा सा इसमें इजी हो जाता है बिकॉज इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट नहीं डेबिट हुआ, ये अपने को समझना है। टॉपिक का नाम लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गुड मॉर्निंग। कैसा हुआ तेरा पेपर? पूरे में से पूरे आ जाएंगे क्या? तेरी कॉपी पर्सनली मैं चेक करूंगा, ठीक है? चलो, टॉपिक का नाम लिखिएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा एक बात बताएं जरा बेटा, ये गेट बंद कर देंगे आप? एरर का मतलब क्या होता है? थैंक यू सो मच, हिंदी में नहीं तो मुझे ही पता था। एरर का मतलब बताओ ना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बताओ एरर का मतलब। सी दिस इज द आंसर कि भाई जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसे या तो गलत अमाउंट से डेबिट किया या डेबिट के बजाय क्या कर दिया, क्रेडिट। ओके, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा, उसको आपको फटाफट समझना है बेटा। इफ आई टेल यू कि व्हेन द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, तो एंट्री पास होती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने कहा कि whenever the goods are sold for cash, we pass the entry sales account debit to cash, and when the goods are purchased for cash, तो एंट्री होती है cash account debit to purchases, right? एकदम सही लिखा है मैंने? नो? क्यों, क्या गलती है? ये एरर है क्या? ये एरर है। अब एरर क्या है मुझे एक्सप्लेन करिए। पहले वाली में एरर क्या है? सर सेल्स क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, और कैश क्या होना चाहिए था? नहीं, दिस इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ना, ये तो हमने उल्टी बता दी। मैंने कहा आप मुझे बताओ सही कैसे। मैं कह रहा हूं तुम्हारी एंट्री गलत है, तुम कह रहे हो कि एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो तुमने इसकी एंट्री रिवर्स बता दी मुझे। इसकी एंट्री तुम रिवर्स बता दोगे कि इधर एंट्री होनी चाहिए परचेज टू कैश। हाँ बोले। देखिए अब आप इसका सही रीजन दे रहे हो कि सर आपके एरर इसलिए है कि whenever you sell the goods for cash, you receive cash. Cash is being an asset. When it comes in, it will debit, यानी it will increase, तो क्या करेंगे उसे हम डेबिट करेंगे। और अगर कैश जाएगा तो आपके बिजनेस की एसेट रिड्यूस होगी, तो आपको कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट? बेटा आप लोग ये एरर क्यों पकड़ सके? क्योंकि आपको पहले से ये पता था कि एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती है, ना कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने ये वाली एरर को भी, ये एरर है या सही है? ये वाली, ये भी एरर है। इसमें क्यों एरर है? विद अ सिंपल रीजन कि भाई परचेज जो है वो आपका बिजनेस एक्सपेंस है एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अगर एक्सपेंस हो रहा है तो परचेज अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड। अब बिकॉज कैश जा रहा है तो आपको कैश अकाउंट क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। यही ओपिनियन है ना आप लोगों का? बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर बेसिकली रेक्टिफिकेशन का नहीं है एक्चुअल में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो चैप्टर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर का। अगर आप अपनी एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ही आप क्या कर पाएंगे, एरर का रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी पहली क्लास होती है अकाउंटेंसी की, आज लाइफ में 11वीं क्लास में आपका पहला लेक्चर अकाउंटेंसी का ये होता और आपको सिखाया जा रहा होता कि व्हेन द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, तो वी पास द एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या आप लोग उस फैकल्टी पे क्वेश्चन मार्क लगाते कि नहीं सर आप? बेटा मेरे यहाँ से सब कुछ ठीक है, बाकी तो मैं कह नहीं सकता कि आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही। एक बार क्लास रीजॉइन करो, रीजॉइन द क्लास। हाँ जी,
तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोग क्या क्वेश्चन उठाते कि नहीं सर ये एंट्री तो आपने गलत लिखवाई, आप चुपचाप कॉपी में नोट बना के लिख लिए होते कि जब माल बिकता है तो सेल्स को क्या करते हैं डेबिट, और पैसा जब आता है तो कैश को क्या करते हैं क्रेडिट। लेकिन अभी आपने तुरंत क्वेश्चन कर दिया कि नहीं सर ये एंट्री जो है वो गलत है, बिकॉज क्योंकि आपको पहले से पता है। तो अब तभी एरर को रेक्टिफाई करेंगे जब आपको एरर पता होगी। व्हेन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर देन वी विल एबल टू रेक्टिफाई द एरर। सही बोला आपको मैं? लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, at the end of each accounting year, final accounts are prepared. At the end of each accounting year, final accounts are prepared. Full stop. These final accounts are the end result. These final accounts are the end result of the accounting process. Full stop. इधर देखिए, what is the meaning of final accounts? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटा ट्रेडिंग और P&L अकाउंट किसकी हेल्प से बनते हैं? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनती है? लेजर। और लेजर किसकी हेल्प से बनती है? जर्नल। तो अपन ने कहा कि फाइनल अकाउंट आर द एंड रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। लिखिए आगे, इफ देयर आर सर्टेन एरर्स, if there are certain errors in the accounting process, if there are certain errors in the accounting process, then prepared final accounts will not provide correct profit or loss, and true and fair financial position of the business. True and fair financial position of the business. बेटा एक बात बताइए, आपने एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय क्या कर दिया? क्रेडिट। इनकम को क्रेडिट करने की बजाय क्या कर दिया? डेबिट। किसी एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, किसी इनकम को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, किसी एसेट को ही रिकॉर्ड नहीं किया, एसेट को एक्सपेंस मान लिया, इनकम को लायबिलिटी मान ली। कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या आपका सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो सकेगा? क्या आप बैलेंस शीट सही बना सकेंगे क्या? यानी कि अगर अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई एरर एग्जिस्ट करती है तो आप समझ लीजिए जो आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए उसके बनाने का कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए अपने को क्या करना जरूरी हो जाता है? टाइम टू टाइम बेसिस पे एरर्स का आइडेंटिफिकेशन होना और फिर उसका रेक्टिफिकेशन करना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखे, सो it becomes very much necessary to identify the errors and rectify the errors. Full stop. अब बेटा अपने को ये जानना जरूरी है कि एरर जो है वो कितने टाइप्स की होती है। अगर आपको याद है थोड़ा बहुत 11th क्लास का, प्लीज स्पीक। ओमिशन,
एरर ऑफ ओमिशन बिल्कुल होता है। और बोलिए ओमिशन हो गया उसमें वो कमीशन एरर। ओके चलिए मैं लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट लाइन से लिखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1 प्रिंसिपल एरर। आप PAL मत लिखिएगा, PLE लिखिएगा। प्रिंसिपल में PAL लिखेंगे तो वो प्रिंसिपल जो अपन ने कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट बनाया था ना, PLE का मतलब होता है बेटा रूल एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल लिख लिया अपन ने फर्स्ट। सेकेंड लिखिए क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल CLERICAL, क्लैरिकल एरर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया एरर्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो पहला आंसर दो तरह की होती है। पहली एरर ऑफ प्रिंसिपल या क्लैरिकल एरर्स। दोबारा बोलिए, नंबर 1 सेकेंड क्लैरिकल एरर्स। लिखिए फर्स्ट प्रिंसिपल एरर। बेटा सबसे पहले तो अपने को प्रिंसिपल का मतलब जानना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? रूल्स एंड रेगुलेशन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करूंगा। बेटा मैं एक फर्नीचर बनवाने का काम कर रहा हूँ मेरे घर में, घर मतलब ऑफिस में शो केसेस बनवा रहा हूँ। मेरी ऑफिस है, शो केसेस बनवाना मतलब फर्नीचर का काम करवाना। मैं वहाँ पे कस्टमर्स के बैठने के लिए या मेरा ऑफिस जो है वहाँ पर जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ बैठने के लिए फर्नीचर बनाने का काम करवा रहा हूँ। तो उसमें जो भी लकड़ी वगैरह लगी होगी वो मेरी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का पार्ट हो जाएगा ना। लेकिन जिन मजदूरों से मैंने वो फर्नीचर बनवाने का काम किया है उनको मैंने वेजेस का पेमेंट दे दिया। बताइए वो वेजेस जो मैंने फर्नीचर बनवाने के लिए खर्च की है उसे भी फर्नीचर के कॉस्ट का पार्ट माना जाए या नहीं माना जाए? रेज योर हैंड कि मानना चाहिए सर। मैक्सिमम किसी का ओपिनियन है कि नहीं मानना चाहिए? आपका ओपिनियन है, यानी कि आपको प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा कम पता है। अगर आपको प्रिंसिपल के बारे में पता है तो आप ऐसी एरर नहीं करेंगे, और अगर आपको प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता तो आप एरर कर देंगे। अब आप क्या एंट्री करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आपने जितनी मानी है वो, और वेजेस अकाउंट डेबिट अलग लिखोगी ना। जबकि एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एनी प्रिंसिपल इज any expense incurred for bringing the asset in its useful condition should be the part of cost of the asset। बात समझ में आ गई? अब अगर आपको प्रिंसिपल के बारे में पता है you will not make any error of principle। if you are less aware of principle then you will make error of principle। बात समझ में आ गई? लिखेंगे इसके अंदर when a transaction is recorded, when a transaction is recorded in contravention of fundamental accounting principles, in contravention of fundamental accounting principles, then there will be a error of principle, then there will be a error of principle। for example लिखिए, for example a capital expenditure has been treated as a revenue expenditure, has been treated as a revenue expenditure।
मैंने क्या कहा था कि वो वेजेस को किसकी कॉस्ट का पार्ट मानना चाहिए था, फर्नीचर। देन वी शुड हैव पास द एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर आप एंट्री क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने एक्सपेंस मान लिया, जबकि वो माननी क्या चाहिए थी, एसेट। आपने माना क्या है, एक्सपेंस, जबकि आपको उसे क्या मानना चाहिए था, एसेट। अच्छा, मैंने बिल्डिंग परचेज की, तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने खरीदी क्या है, बिल्डिंग, और मैंने ये मान के कर लिया कि खरीदी नहीं, मैं तो उसका क्या पे कर रहा हूँ, रेंट। तो एसेट को मैंने क्या मान लिया, एक्सपेंस। बिल्डिंग खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे आपकी एसेट क्रिएट होती है। एसेट क्रिएट होगी तो कैपिटल भी क्रिएट होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर आप कैपिटल की बजाय आप उसे रेवेन्यू मान लेंगे, एक्सपेंस मान लेंगे, तो आपकी एसेट तो बुक्स में आई नहीं, तो आपने तो प्रिंसिपल को ही पूरा कॉन्ट्रवीन कर दिया कि नहीं कर दिया। दैट एरर विल बी कॉल्ड अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू मानेंगे तो ही प्रिंसिपल एरर होगी, ये कहानी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या मान लिया, तो फिर वो एरर कौन सी हो जाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे मैंने कहा कि मैंने रिपेयर्स करवाई है एक मशीन की जो पहले से मेरे काम में आ रही है, मतलब नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाया है। बोलिए एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। पर मेरे को ध्यान नहीं ना, मैंने गलती से या फिर मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने सोचा कि रिपेयर तो मैंने किस पे करवाई है, मशीन पे। सो आई इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आई डेबिटेड मशीन अकाउंट। पता ही एरर हुई कि नहीं हुई, क्या मानना चाहिए था मुझे, एक्सपेंस मानना चाहिए था। आई शुड हैव ट्रीटेड रेवेन्यू एक्सपेंस, बट आई रॉन्गली ट्रीटेड इज एट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलिए बेटा कौन सी एरर होगी ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अंडरस्टूड। लिखो कंटिन्यूएशन में, सच टाइप ऑफ एरर, such type of error never affect, such type of errors never affect the agreement, the agreement of trial balance, never affect the agreement of trial balance। अब इस लाइन का मतलब समझो कि ट्रायल बैलेंस को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी। बेटा एक बार ट्रायल बैलेंस को ट्रायल बैलेंस मत बोलिए, थोड़ा स्पेस देके बोलिए ट्रायल और बैलेंस के बीच में 2 सेकंड का, ट्रायल बैलेंस। फिर से बोलिए बैलेंस। अब दोनों शब्दों का मीनिंग अलग अलग निकालते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल, ट्राई करना, देखना, कोशिश करना या चेकिंग करना। मेरे को एक कार खरीदनी है, मुझे एक बाइक खरीदनी है, मुझे एक मोबाइल खरीदना है, मैं सीधा दुकान पे जाऊंगा, ये दे दे वो दे दे ऐसा थोड़ी बोलूंगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। मेरे को बाइक खरीदनी है तो मैं जो बाइक खरीदना चाहता हूँ या जो 3-4 वैरायटी मेरे पास है उनकी ट्रायल लूंगा कि नहीं लूंगा, जो मुझे सूट करेगा वही परचेस करूंगा। ट्रायल का मतलब होता है एक बार चेक करना। तो ट्रायल का मीनिंग समझ में आ गया। किसकी ट्रायल कर रहे हैं आप लोग, बैलेंसेस की, तभी तो क्या नाम पड़ा इसका, ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के एंड में। 11th क्लास पढ़े हो ना आप सब लोग, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर याद है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ा तो ही होगा ना कि फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। बेटा जब बैलेंस शीट मैच हो जाती थी तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती होगी, ऐसा लगता था कि बस हमसे आगे अकाउंटेंसी में कोई होशियार है ही नहीं, क्योंकि हमने वन टाइम में क्या बना दी है, बैलेंस शीट मैच करा दी। लेकिन जब बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो बड़ी तकलीफ भी होती होगी, अरे यार बैलेंस शीट क्या नहीं हुई, मैच नहीं हुई, यानी कहीं ना कहीं हमसे क्या हो गई है, या तो ट्रेडिंग में गलती हो गई या फिर पीएनएल में, या फिर हो सकता है कहीं टोटली मिस्टेक हो गई हो। खैर वो बात अलग, हम कोशिश नहीं करते थे, डेबिट और जो असेट और लायबिलिटी का टोटल है वो जैसे तैसे कर करा के मैच कर ही दिया, जैसे टीचर को क्या ही पता चलेगा, राइट। तो बैलेंस शीट मैच नहीं करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बैलेंस शीट तो बन कब रही है, साल के एंड में। अब पता नहीं ये एरर जो आई है वो कब हुई थी, वी डू नॉट नो, कहाँ हो गई एरर। अकाउंटिंग प्रोसेस तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो गया कि नहीं हो गया। तो हम टाइमली पीरियोडिकली क्या करते हैं, अपने जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनका एक बार एक ट्रायल लेते जाते हैं। हम हर महीने के एंड में या 15 दिन के एंड में, या बिजनेस की जो साइज उस पर डिपेंड करता है कि जितने भी लेजर में आपने अकाउंट बनाए हैं उनका एक बार जितने डेबिट बैलेंसेस हैं उनको एक जगह नोट कर लिया जाए, जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनको एक जगह नोट कर लिया जाए, और डेबिट का टोटल अगर क्रेडिट के टोटल से क्या हो रहा है बेटा, मैच। प्लीज क्लास में टाइम पे आया करो,
ठीक है, लेट मत आया करो। क्या होता है, आप गेट खोलते हैं तो इन लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन से देश के कौन से ग्रह के लोग आए हैं, वो सारा ध्यान उधर की बजाय उधर चला जाता है। ठीक है, इसलिए टाइम पे आएगा वो सारे के सारे, एनी वन ऑफ यू। ओके ना, तो मैं कह रहा था कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाई। क्यों बनाई ट्रायल बैलेंस? क्या कि आपने जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ओपन कर रखे हैं उन सबको उठाया और एक डेबिट में टोटल लगाया और एक क्रेडिट में टोटल लगाया। नाउ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस ट्रायल बैलेंस से? कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आपस में क्या होना चाहिए? मैच। अगर मैच हो गया तो एक फील ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमने अब तक जो एरर की है वो अकाउंटिंग जो की है वो क्या है? एरर फ्री है। क्या है बेटा? एरर फ्री। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपस में एग्री नहीं किया तो हम बहुत टाइमली अपनी एरर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, ताकि जो एरर हुई है वो टाइम से पता चल सके और उसका इमीडिएटली क्या हो जाए बेटा? रेक्टिफिकेशन। समझे कि नहीं समझे? तो अब मैंने कहा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करती। कैसे? दिमाग लगाइएगा। मुझे फर्नीचर अकाउंट 10,000 तो कॉस्ट ऑफ टिम्बर जो लकड़ी की कॉस्ट थी वो, और 5,000 रुपए जो मैंने मजदूरी का पे किया, यानी मेरी जेब में से कुल मिलाकर पैसा कितना खर्च हुआ है? 15,000। तो अगर मैं प्रिंसिपल एरर नहीं करूं तो बुक्स में एंट्री क्या होती? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बाय द वैल्यू 15,000। आ गई बात समझ? और अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं पता तो मैंने ये कर दिया कि फर्नीचर तो हुआ 10,000 रुपये का, वेजेस कितने की हुई? 5,000 की, और पैसा कितना खर्च हुआ? 15,000। मैंने ये एंट्री पास कर दी। बताइए लेजर में डेबिट में टोटल कितना आ रहा होगा एक अकाउंट में, और किसी दूसरे पर्सन की बुक में डेबिट में तो कितना ही आ रहा है? उसके ट्रायल बैलेंस में वो चाहे सिंगल अकाउंट में फर्नीचर 15,000 पे डाले या ट्रायल बैलेंस के डेबिट में फर्नीचर 10,000 वेजेस 5,000 डाले, तो भी डेबिट का टोटल 15,000 और 15,000 मैच करेगा कि नहीं करेगा? ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल डेफिनेटली क्रेडिट के टोटल से मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो इट्स क्लियर कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो क्या नहीं करती है? ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करती। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एक लाइन छोड़कर लिखें, क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स का मतलब भाई ऐसी कोई एरर जहां पे प्रिंसिपल कोई एरर नहीं हुई है। प्रिंसिपल ही आपने जो काम करना था वो बिल्कुल सही किया, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई एरर हो रही है तो वो किस कैटेगरी में आएंगी? क्लैरिकल एरर। लिखें, दीज आर एज फॉलोज। दीज आर एज फॉलोज। क्लैरिकल एरर्स में हम 3 तरह की एरर्स को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। एक्चुअली 2 ही बेसिक एरर्स होती हैं इसमें। पहले लिखो, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। इसमें डैश करके लिखें, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ ओमिशन एरर। देयर विल बी 2 types of omission error. What is the meaning of omission actually? भूल जाना। ओमिशन का मतलब भूल जाना। अब आप एरर ऑफ ओमिशन भी 2 तरह की कर सकते हैं। एक होती है कंप्लीट ओमिशन, एक होती है पार्शियल ओमिशन। नंबर 1, नंबर 2 पार्शियल। लिखिए नंबर 1 कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, इसमें डैश करके लिखें। when a transaction or an event is completely omitted to be recorded. When a transaction or an event is completely omitted to be recorded, then there will be a
error of complete omission, then there will be a error of complete omission. OMISSION, omission. ठीक है? कैसे? अगर एग्जाम्पल दें कि आपने X नाम के पर्सन से 15,000 का गुड्स खरीदा था, जिसकी आपको कस्टमर होने के नाते सेलर ने आपको क्या कर दी बेटा, गुड्स की डिलीवरी दे दी। आप गुड्स उठाकर लेकर आ गए, अपने गोडाउन में रख दिया, बट आपको क्या करना चाहिए था, आपको एंट्री करनी चाहिए थी, बट आपने कोई इनवॉइस नहीं बनना था, या आपको ध्यान नहीं रहा, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट करना था और क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करना था एक्स नाम के पर्सन को, बट आपने कोई भी एंट्री पास नहीं करी। बताइए क्या कोई अकाउंट डेबिट या कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ क्या? और बेटा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट रिकॉर्ड कब होता है? जब डेबिट के साथ साथ क्या रिकॉर्ड हो जाए, या क्रेडिट के साथ क्या रिकॉर्ड हो जाए, डेबिट। आपने ना डेबिट किया है और ना ही आपने क्रेडिट। बोलिए पार्शियल ओमिशन हुआ या कंप्लीट ओमिशन? अब दिमाग लगाइए, ये एरर है। क्या ये ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, बिकॉज नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट। ना डेबिट पे कोई फर्क पड़ा और ना ही क्रेडिट पे कोई फर्क पड़ा। अभी भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपस में मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? लिखो, this will not affect the agreement. This will not affect the agreement of trial balance. This will not affect the agreement of trial balance. एक लाइन छोड़कर लिखें, नंबर सेकंड। अभी हम लोग एरर ऑफ ओमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। बेटा पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा। भाई डेबिट तो है लेकिन क्या नहीं, या क्रेडिट तो है लेकिन क्या नहीं है, ठीक? लिखो, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट, when a transaction or an event is partially recorded, when a transaction or an event is partially recorded, then such error will be called, then such error will be called error of partial omission, error of partial omission। आपने सब्सिडरी बुक्स का नाम सुना? आपने जर्नल जब क्लास 11 में बनाई थी, उसमें आप लोगों ने जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक बनाना सीखा था। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक पढ़ा था ना आपने? बेटा परचेज बुक में जो जो माल आपने उधार में खरीदा है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ए नाम के पर्सन से आपने जो भी गुड्स खरीदा उसका टोटल इतना था, बी नाम के पर्सन से आपने जो भी गुड्स खरीदा उनका टोटल ये है, सी नाम के पर्सन से जो भी गुड्स खरीदा उनका टोटल ये। मान लीजिए टोटल आता है 10,595 रुपीज। ये कौन सी बुक है बेटा? परचेज बुक। आपको कितने क्रेडिटर्स दिख रहे हैं और क्या बनती हुई दिख रही है? बताइए इस परचेज बुक से लेजर में कितने अकाउंट्स में इफेक्ट आएगा? जल्दबाजी मत कीजिए। 4, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा परचेज अकाउंट में तो आएगा ना। तो आपने परचेज अकाउंट में तो डेबिट कितना कर दिया? 10,595। बेटा ए को पोस्ट आप कितने से कर देंगे? जितना वैल्यू आपने यहाँ लिखा था उतने से पोस्ट हो जाएगा। बी को आपको जितना आपने परचेज बुक में लिखा है उतने से पोस्ट हो जाएगा ना बेटा? ठीक है, सही करा है मैंने एकदम? सब कुछ सही कर दिया मैंने? ये काम मेरा कंप्लीट हो गया? बोलिए ना खुल के, क्या करा है? आपने सी में लेजर पोस्टिंग नहीं करी। कुछ समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मेरी कंप्लीट ओमिशन हुई है या पार्शियल ओमिशन? हाउ कैन यू से कि पार्शियल ओमिशन? करेक्ट। और भी ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए सर आपने परचेज बुक में तो सी से गुड्स खरीदने की एंट्री कर दी है ना, जिसका इफेक्ट इस परचेज अकाउंट में इसका टोटल आ चुका है कि नहीं आ चुका है?
लेकिन आपको लेजर में सी नाम के पर्सन को क्रेडिट भी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बट यू डिड नॉट पोस्ट द वैल्यू ऑफ सी इन हिज अकाउंट। बात समझ में आ गई बेटा? अब आप बताइए, आप लेजर से क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस। लेजर से क्या बनाओगे? तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 3 लोगों से खरीदे हुए गुड्स का टोटल आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन क्रेडिट में आपको क्रेडिटर्स कितने ही दिखाई देंगे? 2, एक पहला ए और दूसरा बी। डेफिनेटली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और क्रेडिट साइड का टोटल 3 लोगों के टोटल की बजाय केवल कितने का आ रहा है? 2। इम्बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हुई या पार्शियल ओमिशन? इट विल बी अफेक्टिंग और नॉट अफेक्टिंग? देखो, this type of error will always affect this type of error will always affect the agreement of this type of error will always affect the agreement of trial balance. ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? एक लाइन छोड़कर अब लिखेंगे। हमारी क्लैरिकल एरर में सबसे पहली एरर कौन सी पूरी हो गई? एरर ऑफ ओमिशन। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लैरिकल एरर, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन की थ्योरी बाद में लिखेंगे, पहले एग्जांपल से समझ। ध्यान सुनिएगा, आपको सबको एंट्री पास करनी है, ठीक है? आई सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट ₹10,000। क्या बोल रहे हैं आप? करेक्ट, सही लिखा है मैंने एकदम? क्या गलती कर दी? हाँ, तो सोहन तो बोला आपने मुझे। हाँ, सोहन। अच्छा, आपको मीनिंग समझना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? You sold goods to Mohan, but instead of debiting Mohan account, you are recording as goods sold to Sohan. गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? Now let us understand, सर क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है या ये नहीं है, या ये एरर ऑफ ओमिशन है या ये नहीं है, या ये एरर है क्या? पहले बताओ एरर है क्या? चलो लेट्स आइडेंटिफाई इट्स अ एरर ऑफ प्रिंसिपल और ओमिशन। क्या ये ओमिशन एरर है? यार यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड सोल्ड। अब किसी को ही बेचा हो, सेल्स की रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ओमिशन तो नहीं है, ना कंप्लीट ना ही पार्शियल, छोड़ो। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल, आप किसी डेटर को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते थे ना, आपने मोहन की बजाय किस डेटर को रिकॉर्ड किया? क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल हुई क्या? बात समझ, लेकिन फिर भी एरर है ना बेटा। अब इस एरर को क्या नाम दिया जाए? एरर ऑफ कमीशन। क्या नाम दिया गया इसे? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, मैंने गुड्स कितने का बेचा था इसको? 10,000 का ना, तो लेकिन मैंने एंट्री किस नाम से कर दी है? मोहन के बजाय सोहन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल। आई पेड रेंट। क्या पे किया मैंने? रेंट, 15,000 का रेंट पे किया। स्पीक द एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपीस का? 15,000। अब मेरे लेजर में 2 अकाउंट आएंगे, एक कौन सा? एक कौन सा? कैश। कैश के सीआर में बाय रेंट कितना लिखा जाएगा? 15,000। और रेंट के डीआर में टू कैश कितना लिखा जाएगा? 15,000। ओके बेटा, हो गई मुझसे गलती कि मुझे जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 15,000 से, मैंने उसे डेबिट तो किया, लेकिन 15,000 की बजाय 1,500 रुपए से किया। क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? एक्सपेंस अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड, इट इज डेबिटेड। रेंट अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। क्या एरर ऑफ ओमिशन हो रही है? आप लेजर में रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहते थे, आपने डेबिट किया है कि नहीं किया है? लेकिन फिर भी एरर है ना बेटा। क्या नाम दिया गया इस एरर को? एरर ऑफ कमीशन। अब ध्यान सुनिएगा, when a correct amount is posted into the wrong account or a wrong amount is posted into the correct account, then such error will be termed as
error of commission. Error of commission. Now try to speak. When a correct amount is posted into the wrong account or wrong amount is posted into the correct account, then such error will be called error of commission. Okay, लिखो इसमें. When a correct amount is posted into the wrong account or a wrong amount is posted into the correct account, or a wrong amount is posted into the correct account, then such errors will be called as errors of commission. What is the meaning of undercasting? What कम? अमाउंट कम. किस बात की अमाउंट कम? टोटल की या पोस्टिंग की? गलत. कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग एरर. कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल लगना चाहिए था 10,800, आपने गलती से टोटल लगा लिया 10,600. लगना कितना चाहिए था? आपसे टोटल कितना लगा? अंडरकास्ट किया कि ओवरकास्ट किया? क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है? क्या एरर ऑफ ओमिशन है? लेकिन फिर भी एरर है कि नहीं? जो टोटल 10,800 लगना चाहिए था वो कितना लगाया गया? एरर हो गई, एरर ऑफ कमीशन. अच्छा, मान लीजिए टोटल लगना चाहिए था 11,540, आपने गलती से लगा दिया 11,740. कम लगा या ज्यादा? टोटलिंग एरर की पोस्टिंग एरर? कास्टिंग एरर की पोस्टिंग एरर? कास्टिंग. टोटलिंग एरर मतलब कास्टिंग एरर. अंडरकास्ट या ओवरकास्ट? एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल तो आपने जो अकाउंट जिसमें रिकॉर्ड करना चाहिए उसी में रिकॉर्ड किया. ओमिशन नहीं है, बिकॉज आपने किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जो करना चाहिए था वैसा किया. बोले नहीं हो आप, लेकिन फिर भी टोटलिंग एरर हो गई है कि नहीं हो गई? तो टोटलिंग एरर हो जाने पर जो ये एरर होगी उसे क्या नाम देंगे? एरर ऑफ कमीशन. क्या ब्रेक हो गया क्या अभी गिरने से? एक एरर का नाम और बनना चाहिए था, नेग्लिजेंसी. बैग में रख इसको. चलो आगे लिखो इसमें. अच्छा, अब सबसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? अरे सोच समझ के जवाब दो. दो सॉल्यूशन आपके सामने. करेगी. करेक्ट. आप बोल रहे करेगी, ये बोल रहे हैं मे बी और मे बी नॉट. यस, ये एरर कौन सी है? एरर ऑफ कमीशन. ये भी एरर कौन सी है? एरर ऑफ कमीशन. इट इज नॉट अफेक्टिंग, इट इज अफेक्टिंग. समझे कि नहीं? पक्का लिखो. एरर ऑफ कमीशन मे अफेक्ट, एरर ऑफ कमीशन मे अफेक्ट or may not affect, or may not affect the agreement of ट्रायल बैलेंस. बेटा एरर ऑफ कमीशन जो हुई है उस पर इफेक्ट करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही है या फिर इफेक्ट नहीं कर रही है. देखिए, आपको डेबिट कौन से अकाउंट को करना चाहिए था? सोहन की जगह मोहन. तो डेबिट कितने से ही होता? वो 10,000. आपने डेबिट किया तो कितने से ही है, बट कौन से अकाउंट में?
जब ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट बनाएंगे, टोटल बनाएंगे, तो डेबिट पे तो 10,000 ही आ रहा होगा, बस नाम कौन सा होगा, मोहन की जगह सोहन होगा। अंडरस्टूड ना बेटा? लेकिन आप जब रेंट अकाउंट को डेबिट करोगे तो जो 15,000 आ रहा था वो आएगा कितने से? 1500। आई क्या आपको बात समझ? तो अगर 1500 से आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो जो 15,000 पे आना चाहिए था डेबिट साइड का, वो 1500 रुपए से आएगा, यानी 13,500 कम आ जाएगा, और डेबिट और क्रेडिट का टोटल में डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा बेटे? नो। तो ये भी कौन सी एरर थी? कमीशन एरर। इट इज नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ये भी कौन सी एरर है? बट इट इज अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ लिया, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया कि क्या एरर ऑफ कमीशन अफेक्ट करती है, तो हम बोलेंगे हाँ, इट मे और मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट। और तुरंत आंसर देना हाँ या ना, ऐसा नहीं। इट कैन अफेक्ट और इट कैन नॉट अफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अंडरस्टूड? लास्ट लिखें एक लाइन छोड़कर, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स। हाँ जी, क्लियर। अभी हम लोग प्रिंसिपल एरर लिख चुके थे, जो भी लिख रहे हैं वो क्लैरिकल एरर भी लिख रहे हैं, और ये लास्ट टाइप ऑफ एरर है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। बोर्ड पे देखिए जरा। अच्छा, वैसे कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पनसेट हो जाती है, मतलब दो एरर हैं जो एक दूसरे के एरर को क्या कर रही है? कैंसिल कर रहे हैं। करेक्ट, कैंसिल कर रहे हैं, कॉम्पनसेट कर रही है। जैसे बेटा सैलरी का एक्सपेंस हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सैलरी पे करी है मैंने 10,000 रुपये की, और रेंट का मैंने पेमेंट किया है 1,000 रुपये का। अब मैंने आपको एक काम दिया, इधर वालों को भी काम दिया है कि इसके एंट्री करो, उधर वालों को भी काम दिया इसके एंट्री करिए। इधर वालों ने एंट्री लिखी, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश 11,000। उन वालों ने एंट्री लिखी, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू कैश 11,000। अब एंट्री तो आप दोनों ने लिख दी ना बेटा। अब आप दोनों को मैं कह रहा हूँ ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 1 + 10 कितना ही आएगा? आप लोगों के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 10 + 1 कितना ही आएगा? 11। क्या दोनों के ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रायल बैलेंस एग्रीज ना बेटा? बट बताइए, आप में से गलती किसी ना किसी से हो गई है कि नहीं हो गई? आप लोग से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? जो सैलरी कितने से डेबिट होनी चाहिए थी वो आपने कितने से कर दी, और जो रेंट होना कितने से चाहिए था आपने कितने से कर दिया। अच्छा, दो एरर हुई कि एक एरर हुई? दो। दो अकाउंट में एरर हुई। आपने सैलरी कितने रुपए से कम डेबिट किया है, आपने रेंट कितने रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया। बात समझ में आई क्या? अगर आप एरर केवल किस में ही किए होते, सैलरी में, तो क्या आपके ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट हो पाता? क्या नहीं हो पाता ना? क्यों? क्योंकि इधर तो आपने 1,000 ही लिखा, और इधर रेंट में भी आप अगर 1,000 ही लिखते तो 1,000 + 1,000 2,000 ही आया होता। तो दो एरर हो गई। पहली एरर का इफेक्ट कि डेबिट साइड का टोटल 9,000 से कम हो गया। दूसरी एरर का इफेक्ट कि डेबिट साइड का टोटल 9,000 से ज्यादा हो गया। यानी दोनों ने एक दूसरे के एरर का जो इफेक्ट आ रहा था वो नलीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? एक दूसरे के लिए एरर क्या हो गई बेटा? कॉम्पनसेटिंग। अच्छा, मैंने कहा था कि वैसे क्लैरिकल एरर्स दो ही तरह की मानी जानी चाहिए। पहली कौन सी? ओमिशन। और दूसरी कौन सी? अगर इंडिविजुअली देखा जाए, इंडिविजुअली, तो ये एरर भी कमीशन एरर है कि नहीं? और ये वाली एरर भी क्या है? कमीशन। लेकिन दो एरर होने के कारण एक दूसरे के एरर का जो इफेक्ट था वो कॉम्पनसेट हो गया, नलीफाई हो गया। बात समझ में आ गई? इसमें लिखना शुरू करो। दीज आर द ग्रुप ऑफ एरर्स, these are the group of errors which compensates the effect of each other error, which compensates the effect of each other error.
और अब क्या मुझे बोलना जरूरी है कि ये कॉम्पनसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी? जब मैंने कह दिया कि एरर को क्या कर देती है, नलीफाई कर देती है, कॉम्पनसेट कर देती है, तो ट्रायल बैलेंस पे इन दो एरर का कोई इफेक्ट आएगा क्या? पक्की बात समझ में आ गई बेटा? एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हम लोग ये चैप्टर किस इसका पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एरर यू विल नॉट बी एबल टू रेक्टिफाई द एरर। बात समझ में आ गई बेटा? अब एरर है कि नहीं इसके बारे में हमारे पास अकाउंटेंसी का सेंस होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बेटा एक बच्चा जो पहली बार क्लास 11 पढ़ेगा उससे पूछा जाए कि असेट डेबिट होती है कि लायबिलिटी डेबिट होती है, वो क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो अगर आपको नहीं पता कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, तो जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है उसे ही सही मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसलिए ये चैप्टर एरर का रेक्टिफिकेशन कम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर का ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? अगर अपन बात करें तो एरर्स कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। पहली एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा क्लेरिकल एरर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल? आप देख के बोल सकते हो चाहो तो। When a transaction is recorded by contravention of fundamental accounting principle, then such error will be called error of principle. क्या कभी भी error of principle ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट करेगी? नो सर, इट विल नेवर अफेक्ट। व्हाई? ये कैपिटल एक्सपेंस को क्या मान लिया गया? डेबिट तो जितने से होना चाहिए तो से डेबिट हुआ, या रेवेन्यू को मान लिया कैपिटल, या कैपिटल को मान लिया गया रेवेन्यू। वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? नंबर नेक्स्ट कौन सा था बेटा? क्लैरिकल। ऐसी एरर जो प्रिंसिपली करेक्ट है लेकिन फिर भी क्या है, एरर है, तो उसे क्या नाम देंगे? इसमें सबसे पहले कौन सी है? ओमिशन एरर। एक तरह की होती है कि दो तरह की होती है? पहली बोलिए। कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट ओमिशन? When a transaction or an event is completely omitted to be recorded, then उसे complete omission का नाम देंगे। क्या error of complete omission agreement of trial balance को affect करेगी? No sir, कभी नहीं करेगी। It will never affect, क्योंकि ना डेबिट में कुछ आया और ना ही क्रेडिट में कुछ आया। Am I right बेटा? दूसरी कौन सी होती है इसमें? पार्शियल, मतलब भाई अकाउंटेंसी में एक होता है डेबिट, दूसरा क्या होता है? सोचिए डेबिट और क्रेडिट ही आपस में मिसमैच हो रहे हैं, यानी आपने डेबिट तो किया लेकिन उसके अगेंस्ट क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट तो किया लेकिन उसके अगेंस्ट। ये मैंने आपको परचेज बुक वाला एग्जांपल देके समझाया था ना। मैंने गुड्स कितने लोगों से खरीदा था? ए बी सी। तो परचेज बुक में इन तीनों का खरीदा हुआ टोटल आ गया था। आपने परचेज को एबीसी से जितना भी गुड्स खरीदा उसके टोटल से डेबिट किया था। अब आपको लेजर में कितने क्रेडिटर्स में पोस्टिंग करनी चाहिए थी? पहला, पर मैंने केवल किसमें पोस्ट किया, किसमें नहीं किया? पोस्टिंग में ओमिशन एरर हो गई कि नहीं हो गई? डेबिट में तो 3 लोगों के वैल्यू का टोटल आ रहा था, लेकिन क्रेडिट में केवल 2, यानी कि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड का टोटल एज कंपैरिजन ऑफ डेबिट साइड कम आएगा कि नहीं आएगा? इट विल बी अफेक्टिंग और नॉट अफेक्टिंग। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर, गुड सोल्ड टू मोहन बट यू रिकॉर्डेड एज गुड सोल्ड टू सोहन। वैल्यू तो सही लिखा आपने, राइट अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इनटू द रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन। आपने रेंट कितना पे किया था? 15,000, बट आपने लेजर में पोस्टिंग कितने से करी? 1500। कौन सी एरर? एरर ऑफ कमीशन। बात समझ में आ गई? क्या एरर ऑफ कमीशन इफेक्ट करेगी? कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, वो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट होगा कि एरर किस तरह की हो रही है। और अगर अपन लोग कॉम्पनसेटिंग एरर्स की बात करें तो दीज आर द ग्रुप ऑफ एरर्स। ध्यान रखिएगा इसकी लैंग्वेज क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ एरर। अच्छा मेरे को बताओ ना, अगर मैं रेंट अकाउंट को 10,000 की बजाय, इधर वाले में रेंट अकाउंट को 10,000 की बजाय कितने से ही डेबिट किया होता, तो सैलरी कितने से डेबिट हुई है? अरे इधर नालायक, सैलरी 1000 डेबिट हुई, रेंट भी कितने से हो गया, तो डेबिट कितना हुआ? तो गलती रेंट में हुई या केवल सैलरी? पूरा बोले, केवल सैलरी। यानी डबल अकाउंट या सिंगल अकाउंट? ग्रुप ऑफ एरर है या सिंगल अकाउंट है? क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी? हाँ डेफिनेटली करेगी। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एरर होगा, एक एरर के इफेक्ट को दूसरी एरर अगर कॉम्पनसेट कर देगी तो उसे कॉम्पनसेटिंग एरर का नाम देंगे। देखिए आपने ये लिखा हुआ है,
These are the group of errors which compensate the effect of each other error. बात समझ में आ गई क्या? अब एक लाइन छोड़कर लिखें, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहां से हम प्रैक्टिकल पोर्शन की शुरुआत करेंगे। स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा स्टेज का मतलब होता है कि आपको कब पता चला कि आपके बुक्स में एरर है, उसे कहते हैं स्टेज। लिखिए नंबर 1। नंबर पहली स्टेज होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ rectification of errors before preparation of trial balance. Before preparation of trial balance. Number 2 stage लिखिए, rectification of error after preparation of trial balance. After preparation of trial balance, but before preparation of final accounts. But before preparation of final accounts. लिख लिया? और फाइनली थर्ड स्टेज लिखें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, that is in next accounting year. That is in next accounting year. क्योंकि बेटा अगर आप फाइनल अकाउंट्स बना लोगे और फिर आपको एरर पता चलेगी तो पिछले साल का तो अकाउंटिंग खत्म हो गई होगी, आप कहां पहुंच गए होंगे नेक्स्ट। इसलिए मैंने बोला दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। लिखिए नंबर 1 वापस से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। Rectification of error before preparation of trial balance. Rectification of error before preparation of trial balance. बेटा जैसे मैंने कहा कि चैप्टर में एरर का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये ध्यान रखना कि हमें जो एरर आइडेंटिफाई हुई है वो कौन सी स्टेज पर आइडेंटिफाई हुई है। 3 स्टेज होती है। क्या आपने ट्रायल बैलेंस बना ली है सर? मैंने कहा नहीं, मैंने अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाई, और मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अगर एरर का पता चल गया तो इसका नाम देंगे, एक बार सुन लीजिए, इसका नाम देंगे बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में एरर का रेक्टिफिकेशन किस मैनर में होगा, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड। आपने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या आपने ट्रायल बैलेंस बना ली? मैंने कहा जी बिल्कुल बना ली। और अब आपको अगर एरर पता चल रही, तो जो एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चली थी, अगर वही सेम एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलेगी तो दोनों का रेक्टिफिकेशन का ट्रीटमेंट एकदम अलग हो जाएगा। बिफोर हो रहा है तो ये ट्रीटमेंट होगा रेक्टिफिकेशन का, आफ्टर हो रहा है तो ये ट्रीटमेंट होगा। और तीसरा, क्या आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए? मैंने कहा यस, आई हैव प्रिपेयर्ड माय फाइनल अकाउंट्स एंड नाउ आई केम टू नो कि देयर इज सर्टेन एरर। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन जो पहले वाले स्टेज में किया था वैसा नहीं होगा, जो सेकेंड वाले स्टेज में किया था वैसा नहीं होगा, इसका जो रेक्टिफिकेशन है वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, 2 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला तो इस चैप्टर में एरर को
आइडेंटिफाई करना, और दूसरा ये देखना कि हम उस एरर का आइडेंटिफिकेशन कौन सी स्टेज पर किए हैं। बिफोर है फिर ट्रायल बैलेंस है तो ये ट्रीटमेंट है, आफ्टर है ट्रायल बैलेंस के बट बिफोर फाइनल अकाउंट है तो ये ट्रीटमेंट होगा, और फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद है तो ये वाला ट्रीटमेंट होगा। अभी अपन सबसे पहले क्या लिखे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल रही है कि बाद में। देखिए, बिजनेसमैन ए और बिजनेसमैन बी, ए ने अपने लेजर में ढेर सारे अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं, बहुत सारे अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं। बी की बुक्स में भी बहुत सारे लेजर अकाउंट्स ओपन होंगे। बेटा जर्नल से क्या होती है, लेजर पोस्टिंग, और लेजर से क्या बनती है, यानी ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। ए ने कहा मैंने अपनी सभी लेजर पोस्टिंग कर ली है, बी ने कहा मैंने भी अपनी लेजर पोस्टिंग कर ली है। बताइए इन दोनों को क्या करना चाहिए, सुना नहीं मैंने क्या, ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए। मैंने इनको ऑर्डर दिया चलो ए और बी क्या बनाओ फटाफट, ट्रायल बैलेंस। ए ने कहा नहीं सर मैं सीधे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा तो क्या करेगा, बोला मैं पहले वेरीफाई करूंगा। क्या वेरीफाई करेगा, कि तुमने जो जर्नल एंट्री की है उससे क्या मैंने लेजर पोस्टिंग सही करी है कि नहीं करी है। सुने मैंने क्या कहा, कि मैं पहले ये चेक करूंगा कि मैंने जो जर्नल एंट्री करी है उससे मैंने लेजर में पोस्टिंग सही करी है या फिर नहीं। अंडरस्टूड। मैंने कहा क्यों ऐसा, बोले सर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी कहीं एरर है कितना अच्छा रहेगा। बी को कहा गया तू बना ले ट्रायल बैलेंस, बी ने कहा हाँ मैं बना लूंगा। तो मैंने कहा भाई तू एक ही तरह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। उसने बोला अगर एरर होगी तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट आपस में मिसमैच होगा कि नहीं होगा, मुझे उस समय पता चल जाएगा कि एरर है या फिर नहीं है। तो समझ आ रही है आपको मेरी बात, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अगर आप अपनी जर्नल और लेजर को आपस में वेरीफाई करते हैं तो कोई एरर होगी वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। बताइए आपको एरर कब पकड़ में आ रही है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या आफ्टर, बात समझ में आ गई। और अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाई और उसके बाद में आपको पता चल रहा है तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट सुना है ना इस चैप्टर में, एक बड़ा खेल है सस्पेंस अकाउंट का। कब होता है सस्पेंस अकाउंट, क्या मैच नहीं होती, जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच, तो हम उस डिफरेंस को कहां ट्रांसफर करें, पक्का ट्रायल बैलेंस बनाओगे तभी तो पता चलेगा ना डिफरेंस कितना है, और तभी तो क्या आएगा, सस्पेंस। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमें कैसे पता चले कि ये एरर हमको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चली है या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। बहुत ध्यान सुनिएगा बेटे, मैं 2 बार बातें बोलूंगा, ध्यान सुनना। या तो क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ आएगा रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, केवल क्या लिखा आएगा, या साफ साफ लिख दिया जाएगा कि दीज एरर्स वर फाउंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, समझे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा आएगा कि दीज एरर्स वर फाउंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो पता चल गया हमारे को। या क्वेश्चन में लिखा आएगा कि फला फला बिजनेसमैन प्रिपेयर्ड हिज ट्रायल बैलेंस एंड फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड, तो इसने क्या कर ली है, ट्रायल बैलेंस बना ली है, यानी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो रहा है। या फिर ये कह दिया जाए रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, यूजिंग, बताइए आप सस्पेंस अकाउंट कब यूज करेंगे, जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाई थी और उसमें गड़बड़ी आई तब आपने क्या ओपन किया था, सस्पेंस। बात समझ में आ गई क्या, बोलिए ना। बुक है आप लोगों के पास, ओपन द बुक, चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 6 है ये, चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 6 है बेटा, मैजिक।
बुक्स ओपन कर लिया आपने? बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 के पहली लाइन पढ़िए क्या लिखी हुई है। पहली लाइन, फर्स्ट लाइन। चले चले, कष्ट, अरे कष्ट मत कीजिए, मैं बोल देता हूँ। How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? Just give the answer. क्वेश्चन में कहीं लिखा था कि these errors was found after preparation of trial balance. क्या कहीं ऐसा लिखा है कि ट्रायल बैलेंस was out by such value? क्या कहीं लिखा है यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी कि बिफोर ट्रायल बैलेंस हो रहा है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस? दिस इज बिफोर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की हेडिंग, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। आफ्टर आफ्टर क्या क्या सोच के बोला आपने आफ्टर? हाँ, तो करेक्ट द फॉलोइंग एरर का मतलब एरर्स को रेक्टिफाई करना, फॉलोइंग मतलब इन एरर्स को रेक्टिफाई करना। बिफोर और आफ्टर, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग बिफोर बट। इलस्ट्रेशन नंबर 4-9, पहले 5 पढ़िए, बोलिए, यहाँ से मेरे साथ बोलना शुरू कीजिए। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बॉक्स ऑफ मिस्टर दत्त। The trial balance was out by 493 excess credit. आगे, the difference thus has been posted to suspense account. This is before preparation or after? पक्का? इलस्ट्रेशन नंबर 6 छोड़ दीजिए, एक बार 7 देखिए। Write out the journal entry to rectify the following error using before or after? अच्छा, मतलब थोड़ा समझ में आ गया अभी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 की हेडिंग आपको पढ़नी है, ये आपको बिफोर और आफ्टर दोनों में मांग रहा है सेम एरर्स का रेक्टिफिकेशन। बोलिए मेरे साथ यहाँ से, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। नंबर 1, ये मानकर कि आपको ये एरर कब पता चली, जब आपने ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट नहीं किया था। आपने जब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, इसका मतलब आपने क्या नहीं बनाई थी, यानी एक ही तरह ही सीधे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उसने जर्नल से क्या चेक की होगी, लेजर, और गलती पकड़ में आ गई होगी, यानी उसने ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने दिया ही नहीं एरर्स को। क्या कर दिया आपने एरर्स को, रेक्टिफाई, यानी विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। लेकिन आगे क्या लिखा है बेटा, और मैंने अभी भी एक बात कही थी कि आप एग्जाम में जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे के आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं एरर का रेक्टिफिकेशन कौन से स्टेज पे कर रहा हूँ। पता चला आपको यही नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन आफ्टर प्रिपरेशन है कि बिफोर है। आपने बिफोर का आंसर देना था, आप क्या लेकर आ गए, आफ्टर। आपको आफ्टर का देना था, आप क्या लेकर आ गए, बिफोर। पूरे पूरे मार्क्स कटेंगे कि नहीं कटेंगे, सामने आ गए मेरी बात। और अब इलस्ट्रेशन नंबर एक बार 6 क्या लिखा है, द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स। कहीं पर भी कुछ लिखा है कि ट्रायल बैलेंस बनी है कि नहीं बनी है, बोले बिफोर या आफ्टर? बात समझ में आ गई, लिखो कॉपी में। नंबर 1 स्टेज अपन ने क्या लिखी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आज केवल इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ, फिर कल डिस्कस करेंगे। लिखिए इसमें, at this stage if there is a single account error, at this stage if there is a single account error, then to rectify the error, a ledger account will be opened, and required rectification will be made.
and required rectification will be made. Full stop. Continuation में लिखिए, if there is a to account error, if there is a to account error and rectifying journal entry and rectifying journal entry can be made then rectification will be made bypassing proper rectification journal entry, bypassing proper rectification journal entry. पहले जो मैंने थ्योरी लिखा है इसको पढ़िए, मेरे को सुनना है, आराम आराम से पढ़िएगा, बोलिए। When there is a single account error, क्या करेंगे उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए? एक लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। किसका लेजर अकाउंट? राम के अकाउंट में गलती है तो क्या श्याम का अकाउंट ओपन करेंगे? किसका अकाउंट ओपन करेंगे? वेरी नाइस। एरर सेल्स में है, परचेज का अकाउंट ओपन करेंगे। किसका? से एंट्री नहीं लिखवाइए। देखो मैंने कहीं पर भी बोला क्या कि अगर सिंगल अकाउंट एरर है तो एंट्री बनानी होगी। मैंने क्या बोला? लेजर अकाउंट। बट आगे देखो मैंने क्या लिखा है, तो जो आप लेजर अकाउंट ओपन करोगे उसमें जो रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन होगा, जो करना होगा वो कर देंगे। भाई राम को डेबिट नहीं किया था, आप डेबिट कर देंगे, या शाम को क्रेडिट नहीं किया था, शाम को क्रेडिट कर देंगे। मतलब रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन जो चाहिएगा वो ओपन कर देंगे। कल डिस्कस करूंगा कैसे होता है। आगे देखिए, आगे लिखा है डबल अकाउंट एरर में ऊपर वाले केस में अपन ने लिखा था कि अगर सिंगल अकाउंट एरर है तो लेजर अकाउंट ओपन होगा, लेकिन मैंने कहा अगर दो अकाउंट डबल अकाउंट एरर है और अगर क्या बन सकती है, एक एंट्री बन सकती है, तो फिर रेक्टिफिकेशन लेजर अकाउंट के थ्रू नहीं होगा। किसके अकाउंट में, किसके थ्रू होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री। जैसे जाते जाते एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि मैंने रेंट का पेमेंट जो है वो एक्चुअली कितने रुपए का किया था? 15,000, जिसकी मैंने एंट्री कैश बुक में प्रॉपर रिकॉर्ड कर दी थी। यानी कैश अकाउंट को मैंने कितने से क्रेडिट कर दिया था? 15,000। यानी गलती किस अकाउंट में नहीं है? कैश अकाउंट में तो नहीं है। बेटा सब बच्चे बोले किस अकाउंट में नहीं है? कैसे पता चल रहा है? मैंने कहा कि मैंने इसकी सही एंट्री कैश बुक में सही कर दी है। यानी मैंने कैश अकाउंट को प्रॉपर क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। कितने रुपए से? 15,000। लेकिन जब मैं लेजर में पोस्टिंग कर रहा था तो मैंने रेंट अकाउंट को 15,000 की बजाय गलती से कितने से ही डेबिट किया। चलिए फटाफट बताइए, रेंट पे करने पर कितने जगह पर इफेक्ट आता है? पहला अकाउंट रेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट पहला अकाउंट। क्या इसमें गलती हो रही है? दूसरा अकाउंट, क्या उसमें गलती हो रही है? सिंगल अकाउंट एरर या डबल अकाउंट एरर? करेक्ट। इन विच अकाउंट एरर एग्जिस्ट? गिव मी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलिए।
चलिए इंडिविजुअली पूछता हूँ, बोलिए। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलिए। रेंट अकाउंट डेबिट 13,500 टू सस्पेंस अकाउंट, बोलिए। टू कैश। अच्छा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश जो एंट्री होगी, रेज योर हैंड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगी इसमें 1 2 3 4 5। रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, रेज योर हैंड। 1, क्या हुआ, चेंज, हाँ सिंगल चेंज। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू सस्पेंस, सॉरी, दोनों का जवाब गलत है। पहले दिमाग लगाओ, मैं कह रहा हूं कैश सही है, कैश में तो एरर ही नहीं है। इसके पेट में दर्द है तो इंजेक्शन उसको दूंगा क्या, इसी को दूंगा ना। मैंने बोला कैश तो सही था, आपने कैश को सही रिकॉर्ड कर रखा है, तो वापस से क्यों क्रेडिट करेंगे। कुछ समझ में आया, ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन का है ही नहीं बेटा। किसका है, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एरर, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, नालायक, मैंने ये कहा क्या कि सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया कि नहीं हो गया, तो कैसे माना कि सस्पेंस आएगा, समझे। अब इसने क्या मान के रेक्टिफिकेशन कर दिया, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो ये रेक्टिफिकेशन एरर कौन सा हुआ, आफ्टर हुआ कि बिफोर। अभी मैंने कॉपी में यही तो लिखवाया था कि अगर सिंगल अकाउंट एरर हुआ तो एंट्री तो बन ही नहीं सकती ना। एंट्री बनाने के लिए डेबिट के अगेंस्ट क्या चाहिए और क्रेडिट के अगेंस्ट क्या करेंगे। आपको कौन सा अकाउंट लेजर में दोबारा ओपन करना होगा, पक्का। रेंट आप डेबिट कितने से करना चाहते थे, ऑलरेडी कितने से हो चुका है, आप इसे और क्या कर दीजिए, 13,000। बात समझ आई। अब थोड़ा तसल्ली से देखिए, रेंट होना कितना चाहिए था, पहले से कितना था, अभी और कितना हो गया, दोनों मिलाकर बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। क्या मैंने सस्पेंस को कहीं क्रेडिट किया है, क्या मैंने किसी और अकाउंट को क्रेडिट किया है। सस्पेंस को क्यों नहीं किया, क्योंकि सस्पेंस ओपन ही नहीं हुआ, कहाँ से आएगा सस्पेंस, और एरर दूसरे अकाउंट में है ही नहीं। किस अकाउंट में एरर है, तो ठीक भी किसको ही करेंगे। आपको रेक्टिफिकेशन किस अकाउंट में होता दिख रहा है, बात समझ में आ गई क्या। थ्योरी मैंने आपको यही लिखवाया था बेटा कि अगर सिंगल अकाउंट एरर होगी तो जिस अकाउंट में एरर हुई है उस अकाउंट को रीओपन करेंगे और अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन कर दिया जाएगा। दूसरी बात बेटा, मैंने अपना टॉपिक खत्म नहीं किया। अगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं 5 मिनट रुक जाता हूं, और अगर डबल अकाउंट एरर है और आप क्या बना सकते हैं, तो फिर आप क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री। इसका भी एग्जांपल सुन लो। मैंने मैंने फर्नीचर खरीदा है, व्हाट आई परचेज्ड, बट मैंने इसे रॉन्गली गुड्स परचेज मान के एंट्री कर ली। नकद में खरीदा था मैंने फर्नीचर। पहले बताइए फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी, पर मैंने क्या कर लिया, गुड्स परचेज बोलते हो क्या कभी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री दोबारा बोलेंगे, फर्नीचर टू कैश, परचेज टू कैश। कैश सही होना चाहिए था, सही हो गया कि नहीं हो गया, हटाओ कैश को, कैश सही है। डेबिट क्या होना चाहिए था, हुआ क्या डेबिट, सिंगल अकाउंट एरर की टू अकाउंट, अरे यार डबल अकाउंट एरर। डेबिट क्या होना चाहिए था, नहीं हुआ, होना क्या, हो क्या गया, गलती दो अकाउंट में हो गई ना। पहले फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ, पहला अकाउंट एरर, हो क्या गया, डबल अकाउंट एरर। बात समझ में आ गई। एंट्री बना सकते हो आप लोग, क्या बनाएंगे, फर्नीचर टू, देखिए हमने सीधे एंट्री पास नहीं करवाई ना, पहले दिमाग लगाया कि 1 अकाउंट एरर है कि 2 अकाउंट, एंट्री बन सकती है या नहीं बन सकती। बात समझ में आ गई। दैट विल बी डिस्कस्ड टुमारो with illustration number 1 and illustration number 2. Okay.